हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या टेम्पल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यहाँ पर हम आपको एसएससी सीजीएल के इंग्लिश के एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, जिससे कि मेरे से पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को 180 प्लस का स्कोर मिल सके अपने एग्जाम्स में। ये टारगेट नंबर वाइज बहुत बड़ा लग रहा है 180 प्लस, बट इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल क्योंकि नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं विद्या टेम्पल के साथ, जहां पर आपको रेगुलरली न्यू वीडियोस मिलेंगी अपने सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, जिसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए और अपने इम्पॉसिबल टारगेट को अचीव करिए एंड मेरे जैसी स्माइल अपने सभी फैमिली मेंबर्स को प्रोवाइड करिए। फॉर दिस लेट्स स्टार्ट अप विद आवर फर्स्ट न्यू चैप्टर, दैट इज इडियम्स। एसएससी का पहला चैप्टर जो कि है हम आज शुभारंभ करने जा रहे हैं, उसका नाम है इडियम्स। तो इडियम्स क्या होते हैं बच्चों, आज हम आपको वो पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टडी अबाउट इडियम्स। अब इडियम्स होते क्या है, व्हाट आर इडियम्स? इडियम्स हमारे लिए वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका लिटरली मीनिंग एक कनेक्टिविटी होता है। दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have a literal meaning, group of words which have literal meaning and connectivity, literal meaning with connectivity to different conditions, objects, animals, phases, etc. ये कनेक्टिविटी देते हैं, ये रिलेशनशिप बनाते हैं, कुछ कंडीशंस के साथ बनाते हैं, कुछ फेजेस के साथ बनाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ बनाते हैं, कुछ एनिमल्स के साथ बनाते हैं। ये डिनोट करते हैं इनडायरेक्ट वे ऑफ डिनोटिंग समवन। हम बात भी कह जाए और उसको बुरा भी ना लगे, तो हमारा रेफरेंस में हम कंडीशंस भी इसमें प्लेस कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स भी प्लेस कर सकते हैं, उस रेफरेंस में हम एनिमल्स को भी प्लेस कर सकते हैं, फेजेस को भी कर सकते हैं, एंड वेरियस सिचुएशंस जो अराइज करती हैं हम उनको भी प्लेस कर सकते हैं। ये कनेक्टिविटी देते हैं हमारे को इडियम्स। इनको हम लोग इंग्लिश में एक और वर्ड में बोलते हैं कि ये मेटामॉर्फिकल मीनिंग देते हैं। मेटामॉर्फिकल मतलब कि मैंने आपको बताया ना कि ये इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी देते हैं, कनेक्टिविटी जिसमें आपको ये चीजें मिल सकती है। जब हम इनके एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, इनके रिलेशनशिप्स की, तब हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये एक वास्ट कोर्स है हमारे एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में। बट यू डोंट हैव टू फियर बिकॉज यू हैव कम टू माय चैनल, दैट इज विद्या टेम्पल। और इस वास्ट कोर्स को हम बनाएंगे वेरी वेरी इजी टू लर्न फॉर यू ऑल। ओके, इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए इडियम्स वास्ट नहीं रह पाएगा। इट विल बी वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, जिसके लिए हमें सबसे पहले इनके एग्जाम्पल्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी एग्जाम्पल ऑफ इडियम्स जो है वो डिफरेंट होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी में नहीं होता, बट वो सेंटेंस में एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी में ये चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना, कंडीशंस होती हैं, स्टेट ऑफ मोशन भी होता है। यहाँ पर जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स को करेंगे वैसे वैसे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा आता है एट रैंडम। यहां पर एट रैंडम जो है, एट हमारा एक प्रपोजिशन पे आ जाता है, अ स्टेट ऑफ प्रपोजिशन जो कि स्टेबलाइजेशन पे होता है। बट
ये रैंडम वर्ड जो है वो उसका मीनिंग हमारा होता है हरी, कि हमें कोई चीज फास्टली करनी है या तो फिर क्विकली करनी है। ओके, फास्टली, क्विकली, हरी। अब एक पार्टिकुलर पर्सन जब रैंडमली कोई वर्क करता है तो वो हरी में जो काम करते हैं ना वो टारगेट अचीवेबल नहीं कराते, बिकॉज वो हमारे टारगेट को सेट ही नहीं करता। यू आर जस्ट डूइंग द वर्क बट यू आर नॉट सेटिंग योर गोल टू डू द वर्क। जब हम गोल नहीं सेट करते तो हम उस वर्क को किस तरीके से करते हैं, उस वर्क को हम लोग एमलेसली करते हैं। कैसे करते हैं? एमलेसली। मैंने कहा ना कोई गोल नहीं सेट है, तो जब गोल नहीं सेट है तो उसका मतलब कोई एम ही हमारा सेट नहीं है। अब जब हमारा एम नहीं सेट होगा तो हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होगा, बट और इसका मीनिंग हमारा क्या बन कराएगा? एमलेसली। अब हम इसको सेंटेंस में चलिए फ्रेम करते हैं। एट रैंडम। एट रैंडम में क्या हुआ कि सेंटेंस में फ्रेम करने से पहले हमें इसको एमलेसली आपने समझ लिया। अब इसको सेंटेंस में इसको मेक सेंटेंस बनाते हैं। मेक सेंटेंस में इसका क्या बनेगा? Ria at random worked with her mother to achieve her goals. उसने एट रैंडमली वर्क किया अपनी मम्मा के साथ और गोल्स को अचीव करने के लिए, बट वो एमलेसली था। रैंडमली वर्क तो किया बट उसमें उसका गोल्स अचीव हुआ कि नहीं हुआ, दैट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। उसने किस स्टेट ऑफ मोशन में किया? ये क्या है? स्टेट ऑफ मोशन हमारा बता रहा है। स्टेट ऑफ वर्क, वर्ब है ये, वर्ब इसको हम लोग बोलेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा ये वर्ब आता है। अब हम सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारा रहेगा एट बोर्ड। एट बोर्ड, एट फिर से हमारा प्रीपोजिशन का फॉर्म हो जाता है। बोर्ड मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन का फॉर्म हो गया हमारा ये। बोर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर्ड? बोर्ड आप कहेंगे मैम ब्लैक बोर्ड भी होता है एंड काउंसिल ऑफ बोर्ड्स की मीटिंग भी होती है। यहाँ पर हमारा बोर्ड शब्द यूज होता है जो कि आप सभी ने अपने स्कूल में भी यूज किया है। ब्लैक बोर्ड हो गया, काउंसिल ऑफ बोर्ड्स हो गया, बट हमारा एट बोर्ड का मतलब क्या हो रहा है? एट बोर्ड का मीनिंग होता है कि हमें एट बोर्ड पे वो काम करना है जिससे कि हमारा वर्ड जो है, वर्ड ऑफ सेइंग, वो ट्रुथ हो। क्या हो? ट्रुथ हो, सच हो। बोर्ड ऑफ मीटिंग में भी अगर कंपनी के जो अथॉरिटीज है उनसे झूठ बोले कि जनरल बोर्ड ऑफ मीटिंग में आपको इतने शेयर्स मिलेंगे, या मैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी गलत लिख दूं, तो आप क्या कहेंगे? मैम आपने गलत लिखा है। तो बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में भी और बोर्ड ऑफ ब्लैक बोर्ड्स में भी हमारे लिए क्या है? हर चीज की प्रिसाइसली होना बहुत जरूरी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हाट यू आर सपोज्ड टू से इज स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए हर चीज। तो एट बोर्ड मीन्स ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लुकिंग। इसका मीनिंग क्या हो? मैंने कहा था ट्रुथ। ट्रुथ का यहां पर हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, एंड ऑनेस्ट वे ऑफ डूइंग। दिस इज द लिटरली मीनिंग ऑफ एट बोर्ड। देखिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है दोनों वर्ड्स में, बट हमें बोर्ड्स को, अपने ऑब्जेक्ट्स को समझना है, उसको किसके थ्रू कनेक्टिविटी में लाना है, यही आपको समझना है वेरियस एग्जाम्पल्स के थ्रू। और वेरियस एग्जाम्पल्स आप तब करेंगे जब आप हमारे चैनल को रेगुलरली विजिट करेंगे। तो हम एट बोर्ड पे भी हमने आपको बताया, एट बोर्ड का हम सेंटेंस चलिए बनाते हैं कि एट बोर्ड का सेंटेंस क्या होता है। मेक सेंटेंस ऑफ एट बोर्ड। हम इडियम्स को हिंदी में मुहावरे भी बोलते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम इडियम्स को हिंदी में मुहावरे भी बोलते हैं।
तो हम एट बोर्ड का सेंटेंस क्या बनाएंगे? He is well known. He is well known for his at board behavior in his department. उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर उसके डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा जाना जाता है या फेमस है इन हिज डिपार्टमेंट. He is well known for his at board behavior in his department. यहाँ पर at board मैंने फिर का ऑब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ स्टेट ऑफ बिहेवियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर, ऑनेस्टी उसकी परखी जाती है वहां पर. थर्ड हम लोग आते हैं एग्जाम्पल में, वो है ब्रेक द आइस. अब आप मैम यहाँ कहेंगे कि मैम ये ब्रेक द आइस तो एक ऑब्जेक्ट हुआ. हमने फिर आपसे क्या कहा? आपको क्या देखना है? स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट देखना है, स्टेट ऑफ मोशन देखना है, स्टेट ऑफ सिचुएशन देखनी है कि सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं या हम उसमें ऑब्जेक्ट को फेस कर रहे हैं या हम उसके मोशन कर रहे हैं. यहां पर आइस हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है. अब ऑब्जेक्ट की क्वालिटी क्या है? आइस की क्वालिटी क्या होती है? आइस एक साइलेंट मूड भी होता है. इट डजंट शाउट इन द फ्रिज. वो फ्रिज में शाउट नहीं करता एंड आई हैव बीन फ्रोजन, हमें वाटर से आइस में कन्वर्ट हो गया. हम उसको जब तोड़ते हैं, व्हेन वी ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, और हम किसको तोड़ रहे हैं? आइस को, बर्फ को तोड़ रहे हैं ना. किसको तोड़ रहे हैं? उसका क्या तोड़ रहे हैं? ब्रेक द साइलेंस, उसकी क्वालिटी को तोड़ रहे हैं. हम इस यहाँ पे बर्फ को नहीं तोड़ रहे, हम हैमर नहीं लेकर आ रहे हैं, हथौड़ा लेकर. हमें कहेंगे साइलेंस. और साइलेंस किसका ब्रेक करते हैं? जब कोई हमसे बात नहीं करता, जब हमसे कोई बोलचाल नहीं करता, उसकी साइलेंस को ब्रेक करने को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक द आइस. मतलब कि टू स्टार्ट अ न्यू कॉन्वर्सेशन. बोलचाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्वर्सेशन. टू स्टार्ट अ न्यू कॉन्वर्सेशन. टू ब्रेक द साइलेंस भी बोल सकते हैं इसको. टू ब्रेक द साइलेंस. Both of the meanings are the having the same thing. किसी की साइलेंस को तोड़ना और स्टार्ट अप न्यू कॉन्वर्सेशन करना. ओके, आप लोगों को यहाँ तक सभी तक क्लियर? तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. कहीं भी डाउट्स हो हमारे कमेंट सेक्शन पे हमको आप बता सकते हैं. योर फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम बाय अस, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. Let's move to the new example of idioms, that is apple pie order. Apple pie order हमारा नया एग्जाम्पल है idioms का. Apple pie order. यहाँ पर order जो word है, it is a way of doing. हमने आपसे क्या कहा था? हमें क्या देखना है? द वे ऑफ कंडक्टिविटी, रिलेशनशिप, यानी वे ऑफ डूइंग योर वर्क. पाई का मतलब क्या होता है? एप्पल का मतलब आपको सबको पता ही है. पाई मीन्स दैट यू कट इनटू स्लाइसेस में. आप उसको कट करते हो. किस में करते हो? स्लाइसेस में. पाई एंड एप्पल, वे ऑफ डूइंग. आप जब एप्पल को काटते हैं, स्लाइसेस में करते हैं, तो दैट मीन्स दैट यू आर गिविंग अ वे ऑफ डूइंग. टू गिव द स्टेट इज टू कीप द थिंग्स इन द परफेक्ट ऑर्डर. टू कीप द थिंग्स इन परफेक्ट ऑर्डर में करना. परफेक्ट ऑर्डर. और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस के थ्रू मेरे ख्याल से बच्चे बहुत ईजिली बना लेंगे, क्योंकि सभी बच्चे स्कूल में गए हुए हैं और स्कूल में परफेक्ट ऑर्डर जो है सबसे ज़्यादा हमें बुक्स का कहाँ मिलता है? लाइब्रेरी में. सो लेट्स मेक अ सेंटेंस रिलेटेड टू लाइब्रेरी. आइए. द बुक्स इन माई लाइब्रेरी, द बुक्स इन माई लाइब्रेरी are kept as apple pie order. Is that clear to everyone?
is kept as apple pie order. एप्पल को नहीं रखा गया है, बुक्स को रखा गया है. एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स परफेक्ट वे, सिमेट्रिकल, सीक्वेंस वाइज, सिमेट्रिकल वे में करना कि वो परफेक्टली लगे. ओके, आप लोग यहाँ तक नोट करिए और अपने डाउट्स को हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए. चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसके बाद आते हैं और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन ऑफ स्ट्रॉ? यहाँ पर हम एक नाउन को कनेक्ट करें एक ऑब्जेक्ट के साथ. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स व्हाट? स्ट्रॉ जो कि हम लोग जिससे ड्रिंक्स लेते हैं, एंड यू नो द स्ट्रॉ का एक क्या होता है कि वो हॉलो होता है until you sip anything from it, जब तक आप उसे खुद सिप नहीं करते. सो व्हाट इज इट कि इसके अंदर कुछ भी फ्लो कर सकता है. ये अबव एंड बिलो बोथ साइड से हॉलो होता है, एयर पास हो रही होती है, एंड स्ट्रॉ की कनेक्टिविटी या मैन से हो रही है. सो इसका मीनिंग होता है कैरेक्टरलेस, मतलब जिसकी स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी ना अबव से है ना बिलो से. यू कैन डू अपसाइड डाउन, आप उसको किसी भी पोजीशन में ले. ये नहीं हो सकता कि ये ऊपर वाला उसका पोजीशन है, ये उसका डाउन वाला पोजीशन है. एक सिंपल स्ट्रॉ की मैं बात कर रही हूँ, तो उसका कोई भी स्टेट ऑफ मैनर नहीं होता. तो उसका मीनिंग क्या होता है? जिसका कोई स्टेट ऑफ मैनरिज्म नहीं होता, उसका मीनिंग होता है कि वो पर्सन क्या है? कैरेक्टरलेस है. तो अब हम इसका एग्जाम्पल सेटअप करते हैं. नाउ एग्जाम्पल अगर हम इससे रिलेटेड करते हैं तो हम दिखाएंगे कि इन वेरियस मूवीज द रोल ऑफ विलन्स, जो विलन्स होते हैं, इज द मैन ऑफ स्ट्रॉ. ज़मान ऑफ स्ट्रॉ. देखिए मैं एग्जाम्पल्स जितने भी बना रही हूँ अपने माइंड सेटअप से बना रही हूँ. इसी तरीके से आपको इजीली अंडरस्टैंड होएगा जब आप इसको अपने सेंटेंसेस में फ्रेम करेंगे. कनेक्टिविटी को लाइए कि आपके एटमॉस्फेयर में आपने ये सब चीज़ें कहाँ एग्जामिन करी हैं, हमने कहाँ इसको व्यू करते हैं. तो हम इनको कनेक्टिविटी जब तक प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक हमारे एग्जाम्पल्स क्लियर नहीं आ पाएंगे. मैंने आपको फर्स्ट वर्ड ईडियम का क्या बताया था कि इट इज़ अ रिलेटिव, ये कनेक्टिविटी पे आता है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं जो कि है क्रॉसवर्ड्स. क्रॉसवर्ड्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? क्रॉसवर्ड्स. अब क्रॉस जो है हमारा ये होता है जब हमको मिलते हैं जीरो किसी चीज में ना, या कोई चीज गलत करते हैं हम लोग तो हमको ये साइन देखने को मिलता है, या डेंजर में दिखता है. अब जब ये डेंजर का साइन है तो ये स्वॉर्ड्स किसका साइन है? ये स्वॉर्ड्स है हमारे साइन. किसका? ये हमारे साइन है तलवारों का. किसका है? तलवारों का. कि जब हमारे पास स्वॉर्ड समझ होती है हमारी तलवारें, और वो जब क्रॉस पोजिशन में होंगी तो वो कब होती है? क्रॉस पोजीशन पे. वो क्रॉस पोजीशन तब होती है जब वो फाइट के लिए होते हैं. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? टू फाइट. क्या हो गया इसका मीनिंग? टू फाइट. अब सेंटेंस इसका बहुत इजीली बना लेंगे आप सभी, और मुझे उम्मीद आप बनाएंगे, इससे रिलेटेड ही बनाएंगे अपने आप कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए. चलिए पहले मैं बनाती हूँ. क्रॉस वर्ड्स का मीनिंग सेंटेंस बनेगा टू ब्रदर्स have a crossword on the ancestral property. एंसेस्टर मतलब कि अपने परदादाओं की प्रॉपर्टी पे उनका क्या था? फाइट थी. टू ब्रदर्स हैव अ क्रॉसवर्ड ऑन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. ओके, आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही हूँ और किस तरीके से समझा रही हूँ. चलिए इसके साथ हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, वो है एड फ्यूल टू फायर. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या आ गया? एड फ्यूल टू
फायर। अब बच्चों फायर क्या होती है? फायर आग, आग। एड मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज। फ्यूल यहां पे किसको हम डिनोट करेंगे? यहां हम फ्यूल डिनोट कर रहे हैं पेट्रोल को, डीजल को, या एनीथिंग दैट इंक्रीजेस द फायर, जो हमारी आग को बढ़ाए, बढ़ावा दे। तो यहां पर हम किसी कंपनी में आग नहीं लगा रहे हैं, हम यहां पर बातों के थ्रू बता रहे हैं कि कोई हमारे अंदर थर्ड पर्सन जो है आग लगा देता है। टू एड फ्यूल टू द फायर, थर्ड पर्सन की एंट्री हमारे लाइफ में फायर का काम कर डालती है, या किसी थर्ड इमिग्रेशन। फायर अपनी फ्लो में कर रही है काम, बट हमने उसमें पेट्रोल और डाल दिया तो उसकी रैंडमली इंक्रीज हो जाती है फायर की स्पीड, कि उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, बर्न आउट करने की थिंग्स को। तो टू एड फ्यूल टू द फायर का मतलब ये होता है। तो एड फ्यूल टू द फायर मतलब कि किसी चीज को भड़काऊ करना, जैसे कि आप लोग अक्सर देखते हैं दंगों में किसी की एक वर्जन, किसी के कॉन्वर्सेशन, आपको फ्यूल टू द फायर वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके थ्रू जब आप फ्यूल टू द फायर करेंगे। आग में घी डालना, इसका हिंदी में ये नहीं होता है टू मेक अ मैटर वर्स, आग में घी डालना, टू मेक अ मैटर वर्स मतलब इसको सॉर्ट आउट ना कराना, बट उसको उलझा के रख देना, उसको और बद से बदतर कर देना। सेंटेंस फ्रेम करिए, चलिए। टू मेक अ मैटर वर्स, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा बच्चों? एग्जाम्पल इसका होएगा एड फ्यूल टू द फायर, द एंट्रेंस of opposition party in the parliament added fuel to the fire, added fuel to the fire in conversation। जब हमारी अपोजिशन पार्टी आई पार्लियामेंट में, उसने कॉन्वर्सेशन में फ्यूल टू द फायर वाला वर्क किया, मतलब कि उस मैटर को और वर्स कर दिया। ओके बच्चों, आप सभी को मेरे डाउट्स या प्रॉब्लम्स कुछ भी हो रही हो, आप प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में क्लियर जरूर करिएगा। योर फीडबैक्स आर द प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर माय चैनल विद्या टेम्पल। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं बच्चों। आपको 180 प्लस स्कोर करने हैं। प्लीज पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी सेंटेंस एंड ईच एंड एवरी इडियम्स ऑफ माइन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आ गया, बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू, जब हम किसी को बीट करें मतलब हम किसी को मार रहे हैं, तो हम कलर बता रहे हैं काला होगा या नीला होगा। जब आप मारते हैं किसी को तो आप ये सोच के मारते हैं कि उसके ऊपर काला रंग पड़ेगा या नीला रंग पड़ेगा, नहीं, बस हम उसको मारते हैं। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको निर्दयता से मार रहे हैं कि उसको ऊपर काला या नीला रंग कोई भी आ जाएगा तो वो हमारा मर्सीलेसली, इसका मीनिंग ट्रांसफर हो जाएगा। मर्सीलेसली मतलब कि किसी को हम निर्दयता से मार रहे हैं कि वो काला पड़ रहा है, नीला पड़ रहा है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। तो हमारी कौन सा स्टेट ऑफ आ रहा है मूड का? मर्सीलेसली। क्या आ रहा है स्टेट ऑफ मूड की? मर्सीलेसली, निर्दयता से हम उसको मारेंगे। सो अब हम इसका सेंटेंस फ्रेम करते हैं। पहले बच्चों आप लोग यहां तक सब कुछ नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछिए जरूर। चलिए इसका सेंटेंस फ्रेम करते हैं हम लोग। The soldiers in war
beat black beated their enemies in black and blue way. मतलब कि सोल्जर्स ने उनको वॉर में अपने एनिमीज को किस वे में ट्रीट किया? ब्लैक एंड ब्लू वे में. ओके, क्लियर? नोट इट डाउन. हम आपके लिए एग्जाम्पल्स इसलिए फ्रेम करें कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, वो आपके मैटर को, मीनिंग्स को इजीली बनाएं, क्योंकि ये आपको रेफरेंस देते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, नेक्स्ट इडियम की ओर मूव करते हैं. कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट. कीप वंस कार्ड close to one's chest. मतलब क्या हुआ इसका? कार्ड मतलब क्या होता है? कार्ड हम किसको बोलते हैं? कार्ड हमारे ताश के पत्तों का यहाँ पे मतलब हो रहा है. वंस कार्ड मतलब कि जो पर्सन प्लेयर है, कार्ड को प्ले कर रहा है, वो अपने कार्ड अपने पास रख रहा है, अपने पास हाइड कर रहा है. टू वंस चेस्ट मतलब कि जब हम लोग कार्ड्स खेलते हैं, हम लोग कार्ड्स को इस वे में रखते हैं. कभी हम लोग कार्ड्स को ऐसे नहीं खेलते. हम लोग हमेशा अपने कार्ड्स को इस वे में रखते हैं कि दैट दे आर विजिबल टू अस, वो हमको दिखे, किसी और को नहीं. बिकॉज द नंबर्स और एनीथिंग व्हिच इज प्लेस्ड इन द कार्ड इज ओनली शोन टू मी, नॉट टू माय ओपोनेंट. उसके अपोनेंट को ना दिखे, हमारे अपोजिट जो खेल रहे उसके बारे में उसको ना पता चले. तो कीप्स वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट. हाइडिंग हो गया ना, हमसे छुपा रहे, तो उसका मतलब क्या, हमसे कुछ हाइड करें. तो यहां पर मीनिंग होता है इसका हाइडिंग समथिंग फ्रॉम अदर्स. सिर्फ हम लोग कार्ड को रेफर कर रहे हैं, पर हम लोग डेली यूज लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं जब कोई हमसे कोई चीजें छुपा रहा. हाइडिंग समथिंग टू फ्रॉम अदर्स. हाइडिंग समथिंग फ्रॉम others. Okay, hiding something from others. सेंटेंस बनाते हैं इसका हम लोग. सेंटेंस इसका क्या हो जाए? keeps one's cards close to one's chest. The new launching of a product of a company acted as a keeping its card close to its chest फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स. कि कंपनी अपनी लॉन्चिंग प्रोडक्ट की अपने कॉम्पिटिटर्स को नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसे शाइड ऑफ किया कि जैसे कि हम लोग अपने कार्ड्स अपने चेस्ट के पास रखे हुए. इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? चलिए बच्चों, 180 का स्कोर है. हरी अप हरी अप हरी अप. आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, वो है इचिंग पाम. What is itching palm? क्या होता है? बड़ा मुश्किल होता है और बड़ा ही सुकून देता है. इचिंग पाम सबका मन करता होए, रोज होए. क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग ही ऐसा होता है. चलिए, इचिंग का मतलब हुआ हमारा खुजली. कहाँ पर हो रही है खुजली? हमारी खुजली हो रही है पाम. पाम बोलते हैं हमारी इस पोजीशन को, हमारे हाथ के फिंगर्स के बिलो पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पाम. क्या बोलते हैं हम लोग उस फिंगर्स के बिलो पोजीशन को? पाम. व्हाट डू वी से? तो खुजली हाथों में हो रही है. जब हाथों में खुजली होती है तो मतलब कि वी आर गोइंग टू गेट समथिंग.
या हमारी कोई प्रमोशन हो रही है, या हमारी इंक्रीज इन अर्निंग हो रही है। ओके, तो हमारे लिए तो ये प्रॉफिटेबिलिटी है, और दैट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस। इचिंग द पाम मतलब खुजली हाथों में, सिर्फ वो वाली नहीं है, ये टू गिव अ प्रमोशन, टू अर्न मोर एंड मोर मनी भी हो सकती है। तो हमारे लिए क्या था, अराइवल ऑफ मनी, वो प्रमोशन के फॉर्म में हो या इंसेंटिव के फॉर्म में हो, एनी फॉर्म में सकती है। अराइवल ऑफ मनी, व्हाट इज इट, अराइवल ऑफ मनी, इचिंग पाम। एग्जाम्पल में मूव करते बच्चों, मेक सेंटेंस बनाते हैं, इचिंग पाम। Mr. Grover was having itching in palm since morning. अब वो ऑफिस में पहुंचे नहीं, since morning. मिस्टर ग्रोवर को सुबह से ही अपने पाम में क्या हो रही थी, itching हो रही थी, since morning. Okay, Mr. Grover was having itching in palm since morning. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। इसके बाद क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट एग्जांपल क्या हमारा, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल मतलब कि मगरमच्छ, बड़ा ही मुश्किल काम, आसान बनाएंगे हम। आंसू, मगरमच्छ के आंसू तो बहुत बार हिंदी में मैंने सुना है, बट इसका मीनिंग क्या होएगा वो हम लोग देखते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब कि फेक टीयर्स, झूठे आंसू, फेक टीयर्स। इसका मीनिंग क्या है, फेक टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब कि फेक टीयर्स, कि ये हमारे जो आंसू है वो सच्चे नहीं है, वो हमारे सिर्फ अपने मैटर को फिनिश करेंगे, अपनी सेल्फिश को खत्म करने के लिए, हमारा मोटिव अचीव हो जाए। एग्जाम्पल क्यों मूव करेंगे हम लोग, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्रोकोडाइल टीयर्स का, फेक टीयर्स। द स्टूडेंट्स Students lay down the stairs of school, weeping with crocodile tears to fulfill their demands. बच्चों ने सीढ़ियों पर लेट गए, मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए। स्टूडेंट्स ले डाउन ऑन द स्टेज ऑफ द स्कूल वीपिंग विद क्रोकोडाइल टीयर्स टू फुलफिल देयर डिमांड्स। ओके, क्लियर? स्टूडेंट्स ले डाउन ऑन द स्टेज ऑफ द स्कूल, बच्चे सीढ़ियों में स्कूल की वीप करने लगे। वीप मतलब कि रोने लगे क्रोकोडाइल टीयर्स के साथ। अपने क्रोकोडाइल को पास में बिठाया कि फेक आंसू बहा रहे थे अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। ओके, क्लियर आप है सबके साथ? बच्चे करते हैं जब वो अपने आप को स्ट्राइक ऑन करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं, क्योंकि उनको अपने डिमांड्स फुलफिल करनी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम लोग मूव करते हैं। ओके, क्लियर है सबको यहां तक? और रेगुलर मेंटेन रहिए हमारी क्लासेस में। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है बिल द कैट। क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा? बिल द कैट। बिल द कैट, घंटी बजा रहे हैं, किसकी? कैट की। बट ये घंटी हम लगाएंगे क्या उसकी टेल पे? नो, हम कहां लगाएंगे? हमने लगाई है उसकी नेक पे। और
किसी एनिमल की नेक पे घंटी हो तो मतलब कि जोखिम वाला काम उठा रहे हैं, वो काम जिसमें हमको कोई भी बाइट भी कर सकता है। तो कैट की घंटी कहां पर है? गले में। तो हमारा क्या काम हो रहा है? जोखिम वाला काम हो रहा है, जोखिम उठा रहे हैं। ओके, उठा रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा? इसका मीनिंग बिल द कैट, घंटी बिल्ली की जोखिम वाला काम है। तो जोखिम वाले काम को हम लोग क्या बोलेंगे? टू टेक द वर्क दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, है ना? वो काम करना जो कि जोखिम वाला होगा, पर्सनल रिस्क पे होगा। जोखिम मतलब कि रिस्क उठाना। टू डू द वर्क एट पर्सनल रिस्क। व्हाट इज द मीनिंग? टू डू योर वर्क एट पर्सनल रिस्क। एग्जाम्पल पे आते हैं बच्चों। एग्जाम्पल क्या हुआ? लर्निंग of scooty for Mrs. Gupta was like billing the cat learning of scooty for Mrs. Gupta was like billing the cat towards her family, कि वो अपने पर्सनल रिस्क पे क्या कर रही थी? स्कूटी लर्न कर रही थी, ड्राइविंग ऑफ स्कूटी। लर्निंग ऑफ स्कूटी फॉर मिसेस गुप्ता was like billing the learning of driving of scooty, learning of driving, या हम ड्राइविंग भी यहां पे लिख सकते हैं, ड्राइविंग ऑफ स्कूटी फॉर मिसेस गुप्ता वाज लाइक बिलिंग द कैट टुवर्ड्स हर फैमिली, मतलब कि अपने पर्सनल रिस्क पे वो क्या कर रही थी? स्कूटी को ड्राइव करना सीख रही थी या चला रही थी। अब Students, let's go to the next example, that is put the cart before the horse। मतलब क्या हुआ कि हमने हॉर्स के आगे उसका कार्ट रख दिया, मतलब कि जिससे कि हमारे कार्ट से हॉर्स जो है बंधा होता है, उसको हमने फेस किसकी तरफ कर दिया है? हॉर्स की तरफ। जो चीज उल्टी होती है, जो चीज को हमने उल्टा कर दिया है, जो कि सीधी चलती है, तो ये चीज मतलब कि क्या कर रही है? हमारे को रिवर्सिबल रिएक्शन दे रही है, रिवर्सिबल मूव दे रही है। तो पुट द कार्ट, कार्ट जिससे कि हमारा हॉर्स हैंग ऑन होता है, यहाँ पे हमारा हॉर्स है तो हमने हॉर्स की पोजीशन को चेंज कर दिया है। तो मतलब कि टू डू द थिंग्स इन अ रॉन्ग मैनर। जब हम किसी चीज को उल्टा कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको रिप्रेजेंट हम लोग रॉन्ग वे में करें, टू डू द थिंग्स रॉन्गली। इसका मीनिंग क्या हुआ? टू डू द थिंग्स रॉन्गली। सेंटेंस इसको फ्रेम करेंगे हम लोग जब, तो हमें पता चल जाएगा एग्जाम्पल से कि ये कितना क्लियर आपको हो रहा है। टू डू द थिंग्स रॉन्गली, नॉट कंसंट्रेटिंग, नॉट कंसंट्रेटिंग in the studies, is just putting the cart not concentrating in the studies by children is just putting the cart before the हॉर्स। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं और उस पर कंसंट्रेशन ही नहीं कर रहे तो हमारा काम क्या हो रहा है?
wrongly way में कंडक्टेबल हो रहा है. So you have been given the example also and the idiom also to make each and every idiom clear it. Okay? कि इसको कैसे हमने denote किया एक example में. Not concentrating in the studies by children is just putting the cart before the horse. So let's move on to the next example जो कि हमारा रहेगा a close shave. What is a close shave? A close shave. What is meant by shaving? Is that part when we clear out the beard from our faces. जब हम अपने आप को clear out करते हैं shaving के through, मतलब कि मेंस जब clear out करते हैं shaving के through. A close shave मतलब कि हम इसको बहुत ज़्यादा intensely देख रहे हैं. इसको हम लोग माइन्यूटली देख रहे हैं कि हमें इंटेंसली इसको देखना है कि ये कैसे हमको अपने आप को सेफली लेके चलना है कि हमें कोई कट ना पड़े. तो इसका मीनिंग इसकी थिंग की किससे हो रहा है? प्रिकॉशनरी मेजर से हो रहा है. इट इज एन ऑब्जेक्ट, इट्स एन वर्ब डूइंग वर्क, बट हम लोग करते एक ऑब्जेक्ट से और उसको क्लोजली डिनोट कर रहे हैं. तो हम लोग मतलब कि अपने आप को प्रिकॉशनरी मेजर्स पे ले रहे हैं. सो व्हाट डज दैट मीनिंग मीन्स? अ नैरो escape from the danger. पतली गली से निकल जाना, अपने आप को मुसीबत से बचा ले जाना. Closely, a close shave, a narrow escape from the danger, a narrow escape from the danger इसका मीनिंग हो रहा है. अब इसको सेंटेंस में कैसे लेंगे a narrow escape from the danger को? So let's go on for the example. While meeting So make it a point clear. While meeting with an accident, I met a close shave from highway. Accident से meet up होते हुए मैंने एक narrow escape ले लिया from the highway. मतलब कि danger को बचाते हुए अपने आप को मैंने highways बचाते हुए a close shave ले लिया था. मतलब कि एक minute से danger को बचाते हुए narrow escape ले लिया था कि मुझे अपने आप को safeguard करना है. I think you are all clear with these examples and idioms. बच्चों हमें 180 प्लस का टारगेट रखना है. So please, if you have any doubts, write in the comment section and give us your feedback, which is the most priority of our channel. तो आपको यहाँ पर विद सेंटेंसेस में फ्रेम करके बता रही हूँ दैट थिंग्स रिलेट कैसे करनी है आपको डे टू डे लाइफ में अपनी, और उसको यूज आप जब करेंगे तो आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे. पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स एंड द सेकेंड वॉज नॉट अ क्लोज शेव. Idioms are just connectivity with an object, with the situation, with the object's fragrances, with the qualities of the object, and variations including the doing of your things or not. Okay, आप कैसे करें, उसका फैक्टर क्या है, उसके लेंथ साइज क्या है, कुछ भी रिलेशंस आप हो सकती है. इट्स द सेंस ऑफ रिलेबिलिटी. आपको कैसे रिलेटिव करना है उसको अपने लाइफ टू डे बेसिस में, तब आपके ये इडियम्स बहुत ज़्यादा क्लियर अप हो जाएंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम लोग मूव करते हैं जो कि आपको और इडियम्स के बारे में बताएगा और आपकी डाउट्स को क्लियर अप करेगा. ओके, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल की तरफ फटाफट, क्योंकि हमारा कोर्स भी ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है. अ बैड हेयर डे. अ बैड हेयर डे. A bad hair day. What does that mean? कि एक बुरा दिन. Bad means what? बुरा. Day means what? दिन. और hair का
कलर फैक्टर पे आना है, हेयर के कलर फैक्टर पे हमें जाना है। अब हेयर तो आप कहेंगे मैम ब्लैक भी होता है, वाइट भी होता है, बट बैड किसके हम डिनोट करते हैं? वाइट से डिनोट नहीं करते, हम लोग ब्लैक से डिनोट करते हैं अपने चीज़ों को, कलर को। तो अ बैड हेयर डे मीन्स दैट फैक्टर कि हमारा एक टाइम पीरियड दैट वेंट drastically. In a bad way, बुरा दिन हमारा चला गया। When Rohan failed in her exam, the day was, his day was a bad hair day. That particular day he remembered as a bad hair day. You can manipulate आपको वो दिन कब आएगा जब आप अपने एग्जाम में क्लियर अप नहीं हो रहे, या when India did not won the World Cup, that day was a bad hair day for all of the Indians. क्योंकि आप सब बहुत शौकीन होंगे क्रिकेट के, and you are mostly watching the TV for cricket purposes only. बट जब इंडिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता तो आपने सोचा कि ये हमारा बुरा दिन रहा होगा कि हमने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में आके नहीं जीत पाए। चलिए कोई बात नहीं, अपने एग्जाम्स में आप स्कोर अप करके अपने आप को हैप्पी करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज अ बर्निंग क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय बर्निंग क्वेश्चन? क्या होता है क्वेश्चन? तो आप सभी को पता है कि एक प्रश्न है, बट वो बर्न कैसे कर रहा है? वो बर्न मतलब कि जल रहा है, और कोई भी चीज जलती है तो वो फैलती है, मतलब कि वो हॉट टॉपिक जो सेंसेशनल कर रहा है पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरी फील्ड में। अ बर्निंग क्वेश्चन, तो वो अगर कोई चीज फैल रही है, कोई चीज सेंसेशन क्रिएट कर रही है, तो वो प्रायोरिटी पे होगी, मतलब कि अब प्रायोरिटी बेसिस पे होगी। प्रायोरिटी मतलब कि इंपॉर्टेंट भी होगी। क्यों? वो प्रायोरिटी पे है, इंपॉर्टेंट पे है, एंड इट इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फैक्टर कि वो एक्सप्लोर कर रही है, वो फैल रही है, वो जल रही है, मतलब कि वो करंट में आ रही है। एन इंपॉर्टेंट और करंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसको बोल सकते हैं, या प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन बोल सकते हैं, या करंट चीज बोल सकते हैं। कि बर्निंग क्वेश्चन क्या है? आप जब भी न्यूज पे ओपन करते हो तो वो चीज आपको रात को जरूर दिखाई जाती है जो डेली बेसिस पे आपकी क्या रही होगी? बर्निंग रही होगी। क्योंकि जो आपकी न्यूज फैक्टर आते हैं वो वही रहते डेली बेसिस पे रात को, कि जो हमारे दिन भर में क्या रहे होंगे? सेंसेशनल में रहे होंगे। That current news always gets published in your newspaper for the next day as a headlines, isn't it? चलिए ये दो एग्जाम्पल्स हो गए, लास्ट एग्जाम्पल हो गए। मैंने आपसे कहा था आपने बर्निंग को क्वेश्चन के साथ कैसे रिलेट किया? जब आपने इस क्वेश्चन की प्रायोरिटी को समझा कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे। इट्स जस्ट अ कनेक्टिविटी। ये एक वर्ब था, ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में था, आपने उसको कनेक्ट किया और आपको आंसर मिल गया। सो व्हाट इज द एग्जाम्पल? इसको आप सेंटेंस में अगर आप इसको फ्रेम करें, अ बर्निंग क्वेश्चन, द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, या डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत was a burning question for all of the news channels. a burning question था, important news थी कि कैसे हुई, सुसाइड हुआ या उसका मर्डर हुआ, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया था वो उस समय, द करंट न्यूज बन गई थी। सो दिस इज द वे यू हैव टू फ्रेम इट। अब अपने, मैंने कहा अपनी सोसाइटी में, अपने एनवायरनमेंट में चीजों को रिलेट करेंगे तो आपको बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे, जो कि है अ क्लोज्ड बुक। व्हाट इज मेंट बाय अ क्लोज्ड बुक? क्या होती बच्चों? बच्चा आप लोग को जहां पे भी डाउट्स हो किसी भी इडियम्स में, मेक इट अ पॉइंट कि आप उसको स्टार कर दीजिए जब आप नोट कर रहे हो, और मेरे कमेंट सेक्शंस में आप प्लीज प्लीज उसको पूछिए चैनल के कमेंट सेक्शन में, जिससे कि आपकी डाउट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर क्लियर अप कर सके। इट्स माई प्रॉमिस टू मेक योर स्कोर फ्रॉम 180 प्लस।
एसएससी सीजीएल में आपको 180+ लाने हैं तो हमारे चैनल विद्या टेम्पल में प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा। अ क्लोज्ड बुक क्या होती है? बुक मीन्स किताब, और वो भी बंद, मतलब कि किसी ने उसको रीड ही नहीं किया। अब कोई चीज़ क्लोज्ड है, और बुक वो चीज़ होती है जो हमको बहुत सारी नॉलेज देती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। अ क्लोज्ड बुक में हम कहाँ पर आएंगे? बंद किताब, मतलब कि इसकी नॉलेज, इसके इंफॉर्मेशन कहाँ तक जा रही है। अ क्लोज्ड बुक मीन्स अ मिस्ट्री, वो मिस्ट्री जिसको हमें सॉल्व करना है। मिस्ट्री, अ क्लोज्ड बुक मीन्स व्हाट? हमारे को उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या रहेगी? जब हमारे पास किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसकी गाइडेंस नहीं है, तो हमारे लिए वो क्या रहेगी? मिस्ट्री रहेगी। सो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? मिस्ट्री, बिकॉज वी आर अनअवेयर अबाउट द बुक। एटलीस्ट सिर्फ उसका कवर पेज मालूम होगा, तो उसके अंदर की बात नहीं मालूम है, मिस्ट्री हो जाएगी वो। अब मिस्ट्री है तो हम इसको अपनी रियल लाइफ में कैसे लेके चलेंगे? अ क्लोज्ड बुक, द बिहेवियर ऑफ माई फ्रेंड while coming with an examinations was just like a closed book। मतलब कि मेरी फ्रेंड का प्रिपरेशन लेवल ऐसा था कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि इज शी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम और नॉट। द बिहेवियर ऑफ माई फ्रेंड while coming of an exams या coming nearby of my exams was just like a closed book, कि मुझे सस्पेक्ट था उसके ऊपर कि वो प्रिपरेशन की लेवल पर है या नहीं है। ओके, आई एम नॉट राइटिंग द एग्जाम्पल बच्चा, बट आई एम मेकिंग माई एग्जाम्पल्स फॉर यू इन द कन्वर्सेशन इन द चैनल। सो नोट इट डाउन इफ यू आर नॉट हैविंग द डाउट्स, मेक योर डाउट्स क्लियर विद योर कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स, यहाँ तक आज हम अपनी क्लास को एंड अप करते हैं, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिए, बिकॉज नॉलेज तब इंक्रीज होती है जब वो शेयर आउट होती है। और जितने आप अपने फ्रेंड्स को हेल्प करेंगे उतने ही आप भी हेल्पफुल फील करेंगे एंड रिलैक्स फील करेंगे एंड बूस्ट अप विद द 180+, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल व्हेन यू आर होल्डिंग माई हैंड and subscribing my Vidya Temple channel. Goodbye and have a very nice day.